हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोगों की स्टडी बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड कंट्रोलिंग के ऊपर में। तो फूड कंट्रोलिंग में कंट्रोल साइकिल होता है जिसका नाम होता है आपका प्रॉपर परचेजिंग से लेके आपकी टेबल तक, जो यानी कि सर्विस तक जो जो चीज़ें आती हैं उसके बीच में, उसको हम बोलते हैं स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द परचेजिंग टू द ऑन द टेबल। तो उसको हम एक कंट्रोल साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जहाँ पर चांसेस रहते हैं कि आपका फूड स्पॉइलेज हो सकता है और आपकी फूड कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है। तो उस फूड कंट्रोल साइकिल में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है आपकी परचेजिंग। आपकी परचेजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, आपका सप्लायर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको जो फूड सप्लाई कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी का फूड आपको सप्लाई किए। उसके बाद आती है आपकी सेकंड फेज आती है रिसीविंग की। रिसीविंग यानी कि आप जो होटल में जो सप्लायर भेजता है उसके बाद जो रिसीवर होता है होटल में, उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो प्रॉपर टेम्परेचर में फूड की रिसीविंग होनी चाहिए। अगर कोल्ड है तो कोल्ड, चिल्ड है तो चिल्ड, और अगर एक रूम टेम्परेचर वाली नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उसमें उसको फूड्स को रिसीव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टोरिंग की बात। स्टोरिंग यानी कि सेम चीज़ रिसीविंग वाले में ही आपको जो स्टोरिंग की जो पॉइंट आता है वहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि जो चिलिंग वाला है वो चिलिंग वाले में स्टोरेज होगी, उसकी रूम टेम्परेचर वाले की रूम टेम्परेचर पे, और डीप फ्रीज़र वाले की डीप फ्रीज़र में। नेक्स्ट इशूइंग। इशूइंग में आपकी होटल में आपके रूम सर्विस हो गया, आपका रेस्टोरेंट हो गया, आपका बैंक्वेट हो गया, आपका कोई अदर रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, तो उसमें जो भी फूड आइटम्स की प्रिपरेशन की नीड है वो उनको हाउस काउंट कितने का है, बैंक्वेट में फंक्शंस कितने कितने का है, तो उस हिसाब से इशू करना होता है रॉ मटेरियल को। प्रोडक्शन की बात आती है। प्रोडक्शन में फूड कॉस्टिंग की बात इसलिए आती है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो यहीं पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हो सकता है आपके ट्रेनीज़ हों, हो सकता है आपका नया स्टाफ हो सकता है किसी को स्टैंडर्ड्स ना पता हो कि इस डिश के लिए आपको किस टाइप की कटिंग की ज़रूरत है। क्यूब्स होगी, डाइस होगी, स्लाइस होगी, ज्वेलिन कट होगा, मिन्स होगा, तो वो चीज़ें प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फूड कॉस्टिंग की। नेक्स्ट बात आती है सर्विस की। लास्ट फेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो इसीलिए क्योंकि डिश प्रिपेयर हो गई है, आपको सर्विंग टेम्परेचर, सर्विंग सीक्वेंस, सर्विंग प्रोसीजर्स आपको पता होगा तभी वो चीज़ें पॉसिबल है, अदरवाइज़ आपकी फूड कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो जाती है। अब सर्विस के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कितने टेम्परेचर में ये डिश जो है वो सर्विस होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो आते हैं फूड कंट्रोलिंग के ऊपर में। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बात कर रही हूँ वो आता है आपके 7 ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आपकी फूड कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है एनालिसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि ये वाला। अब इसके बारे में अगर हम देखेंगे कि आपको एनालाइज करना है, अगर कोई भी आपके हेड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, तो उनको एनालाइज करना होता है कि आपकी पर्टिकुलर इनकम कितनी है एक फूड आइटम की, और उसके ऊपर आप कितना एक्सपेंड कर रहे हो, कि आप उसके ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो। एक डिश से आपको पैसा कितना आ रहा है और आप उसके ऊपर पैसा लगा कितना रहे हो, तो इन सब चीज़ों को आपको एनालाइज करना होता है। सेकंड पॉइंट आता है एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप स्टैंडर्ड्स जो आपने बनाए हुए हैं उनको एस्टैब्लिश करना होता है, यानी कि लागू करना होता है, बनाना होता है एंड मेंटेन करना होता है। अब वो फूड कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि जो आप एक इनकम और एक्सपेंडिचर को सेट करने के बाद में ही आप उस स्टैंडर्ड्स की मेंटेनेंस और एस्टैब्लिश की पॉइंट पर आते हो। आपको पता होता है कि अगर मेरी इतनी फूड कॉस्ट आ रही है एक फूड आइटम को बनाने में, तो मुझे हर एक प्रोसेस जो उसकी कटिंग होती है उससे लेकर और गेस्ट की टेबल तक जाने तक जो जो मेंटेनेंस और जो जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं, जो बनाने होते हैं, वो फिक्स होने चाहिए, ताकि मेरी फूड कॉस्टिंग ऊपर नीचे ना हो, मेरा गेस्ट भी हैप्पी, मैं भी हैप्पी। थर्ड नंबर आता है प्राइसिंग एंड कोटेशंस ऑफ मेन्यूज़। अब फूड कॉस्टिंग की जब बात आ रही है तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कंट्रोलिंग की ही बात करेंगे, हम बात करेंगे कि उसमें हमारी सेल कितनी हो रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेन्यूज़ की प्राइसिंग और कोटेशन इसलिए मैटर करती है कि आप लोगों ने सोचो कोई दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, कोई होली फेस्टिवल आ रहा है या कुछ भी, तो लोग जो होते हैं ना कि बाहर सेलिब्रेट करना प्रेफर करते हैं कि चलो यार पार्टी करते हैं, आज न्यू ईयर हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यू ईयर का। लोग बाहर आके क्या बोलते हैं कि सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं।
तो उसमें क्या आता है कि आपकी प्राइसिंग मैटर करती है कि आपने उसमें कितने आप एक डिश को कितने में सेल कर रहे हो, कि वो गेस्ट के बजट में है या नहीं है। उसके बाद में कोटेशन मैटर करती है कि कोटेशन मतलब कुछ भी आप लोगों ने लिख दिया अट्रैक्टिव सा, जिससे गेस्ट को सुन के लगे कि नहीं यार ये मुझे ट्राई करना चाहिए। अब आपका मेन्यू इफेक्टिव है वो एक अलग चीज़ है, बट जो मैं आपको बात बता रही थी कि सपोज़ आपका न्यू ईयर आ रहा है, आपने ऑर्डरिंग कर ली उस हिसाब से कि नहीं मेरे पास में 1000 गेस्ट का हाउस काउंट होगा ही होगा एनी हाउ। आपने ऑर्डरिंग कर ली बट आपके पास हाउस काउंट आया 800 का। अब जो 200 के हिसाब का आपने जो ऑर्डरिंग करी थी अपने फूड की, आपको उसको कवर कैसे करना है। तो यहाँ पर जो आपका मेन्यू है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका मेन्यू बहुत इफेक्टिव हो, तो गेस्ट ऑर्डर करने की सोचेगा उस चीज़ के बारे में। तो इसलिए प्राइसिंग और कोटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फूड कॉस्टिंग में। समझ में आया आपको। उसके बाद आती है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, यानी कि आप वेस्ट को कितना मिनिमम आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, कितना लेस टू लेस आप उसको कर सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो आप कैसे कर सकते हो कि आपके जो प्रोडक्शन होता है सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनाते टाइम ही जो शेफ़ लोग होते हैं किचन में सिर्फ वो लोग ही उस वेस्टेज में अपना रोल प्ले करते हैं। नहीं, आपको रिसीविंग से लेके, स्टोरिंग से लेके, प्रोडक्शन से लेके और गेस्ट को सर्विस करने तक की चीज़ें मैटर करती हैं वेस्ट को लेके, कि आपको वेस्ट नहीं कर रहा है। अब ऐसा नहीं है चलो शेफ़ के ऊपर हमने भांडा फोड़ दिया कि नहीं नहीं भाई शेफ़ ने गलत बनाया होगा, कटिंग अच्छे से नहीं हुई होगी, जला दिया होगा, कोई नया स्टाफ आ रखा होगा उसने सीखते टाइम पे डिश को ख़राब बेकार कर दिया होगा। बट अगर सर्विस वाला लेके जा रहा है, किसी ने कोई गेस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा रश हो रखा है रेस्टोरेंट में, जो ऑर्डर लेके जा रहा है वो गिर जाता है, वो भी वेस्ट में आता है। अब जो रिसीवर है, स्टोर कीपर होता है, अगर उसने स्टोरिंग अच्छे टेम्परेचर में नहीं की है, आपका फूड ख़राब हो जाएगा, तो वो भी आपका वेस्ट में ही काउंट होता है। ठीक है, समझ आया। उसके बाद में आता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड से कैसे प्रिवेंशन करने की ज़रूरत है, उसमें आपका स्टाफ हो सकता है, उसमें आपका स्टोर कीपर हो सकता है। और वो इसलिए कि आप लोग अगर कोई भी ऑर्डरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है या कम भी हुई है, बट आपको पता है कि आपको उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, बट उसमें कोई गेस्ट होगा कि अपने घर के लिए लेके जा रहा हो कि नहीं यार आज मुझे ना रूम पे बाहर जाने का मन नहीं है मेरा, मंडी से मैं सब्ज़ी लेके नहीं आ पाऊँगा, तो एक काम करता हूँ मैं होटल से ही लेके चला जाता हूँ। तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में। अब होटल में 600 लोग काम करते हैं, आप ऐसे ही 50 लोग भी अगर लेके जाने लगे, अब सोचो कि जैसे बादाम जो होता है बहुत महंगा होता है, 400 का एक पैकेट मान लो, अगर वो 50 लोग भी सोचे कि यार एक एक पैकेट लेके चलेंगे, तो सोचो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये होता है फ्रॉड। उसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। अब जो मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाती है उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम होता है वो होता है स्टाफ का। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो फूड सेलिंग की है वो आपने की कम है, लेकिन आपने रिपोर्ट्स में दिखा दिया उसको ज़्यादा, और आप लोगों ने वेस्ट किया है बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने में, बट आप लोगों ने उसको रिपोर्ट्स में दिखा दिया बहुत ज़्यादा कम। तो उसमें मैनेजमेंट को सर चकरा जाता है कि भाई इतने ज़्यादा फूड कॉस्टिंग बढ़ कैसे रही है, रिपोर्ट्स के हिसाब से तो हमारा सब कुछ सही है, बट समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया, वो फ्रॉड हुआ है, वो वेस्ट हुआ है, या फिर कुछ और चीज़ है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके फूड कंट्रोलिंग में। ये थे उसके 7 ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एसेंशियल्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। अब एक कंट्रोल सिस्टम के लिए जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी, फर्स्ट नंबर पे आता है शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव, यानी कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो कॉम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, कवर ऑल आउटलेट्स एंड स्टेजेस ऑफ कंट्रोल साइकिल, यानी कि आपके सारे आउटलेट्स को कवर करे और उसकी जो स्टेजेस है कंट्रोल साइकिल की वो हर किसी के द्वारा जो है फॉलो की जाए, यानी कि हर किसी को पता होना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में कि मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पर आके मुझे इस सिचुएशन में अपनी जो फूड कॉस्टिंग हो रही है कंट्रोलिंग में अपनी एंड पे कितना कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कि एक सिंगल इंसान आप कैसे उसको अपने एंड पे चीज़ों को जो वेस्टेज हो रही है उसको कितना कंट्रोल कर सकता है, यहाँ पर वो बात बोली गई है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सिस्टम एंड साइकिल, यानी कि जो फूड कंट्रोल है, फूड कॉस्ट जो है बेसिकली कंट्रोल सिस्टम, उसके बारे में बोला गया कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सिस्टम, यानी कि जो पूरा सिस्टम है उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो सेविंग मोड की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फूड कॉस्टिंग तो आपने कम करवा ली है, लेकिन फूड कॉस्टिंग को जो कम करवाने की जो मेंटेनेंस है, जो कंट्रोल सिस्टम है, उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया, उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, इतना उस पर नहीं हुआ है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम शुड बी ईजी टू ऑपरेट,
जो कंट्रोल सिस्टम है वो ईजी टू ऑपरेट होना चाहिए। मैनेजमेंट एक्ट इन ए पॉजिटिव वे फॉर फ्यूचर रिजल्ट। जो मैनेजमेंट है, अगर किसी स्टाफ से कुछ वेस्टेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है XYZ, तो मैनेजमेंट को वहाँ पर गुस्सा दिखा के, सोचो कि कोई ट्रेनी है 100 प्लेटें लेके जा रहा है एक ट्रॉली में, उससे वो सारी की सारी 100 प्लेटें टूट गई हैं। तो अब ऐसा नहीं है ना कि मैनेजमेंट उसको बोलते भाई हम तुम्हारी सैलरी से कट करेंगे, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो करें, वैसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट को पॉजिटिव वे में उन फ्यूचर रिजल्ट्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और ट्रेनी से गलती हो जाए माफ़ है वो सब कुछ। और लोग गलतियाँ नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? ठीक है। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी करेक्टिव, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डाटा होता है वो सारा का सारा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैलकुलेशंस ऑफ फूड। अब फूड की जो कैलकुलेशन है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है फूड कॉस्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर डिश को बनाने में कितनी उसके ऊपर कॉस्टिंग लगी है वो आती है हमारी फूड कॉस्ट में। सेकेंड नंबर पे आता है फूड कॉस्ट परसेंटेज, यानी कि जो हमारा टोटल सेल हुआ है उसका परसेंटेज में से फूड की जो फूड कॉस्टिंग की जो परसेंटेज है वो आती है इसमें। थर्ड नंबर पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट और किचन ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जो किचन में प्रिपरेशन हुई है, जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उस डिश से, वो आता है आपका किचन ग्रॉस प्रॉफिट में और ग्रॉस प्रॉफिट में। फोर्थ नंबर पे आता है पोटेंशियल फूड कॉस्ट फॉर सेल, यानी कि जो फूड कॉस्ट जो एक अंडर परफेक्ट कंडीशंस में होती है वो एक्सप्रेस की जाती है परसेंटेज और फाइनेंशियल टर्म्स के वे में। तो ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं ये आते हैं आपकी फूड कॉस्टिंग की कैलकुलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड्स ऑफ फूड कंट्रोल, जो कि आपका प्रिपेयर किया जाता है वीकली, मंथली फूड कॉस्ट रिपोर्ट, डेली फूड कॉस्ट रिपोर्ट, डिटेल डेली फूड कॉस्ट रिपोर्ट, कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल फूड कॉस्ट। अब जो नंबर 1 वाली वीकली मंथली फूड कॉस्ट रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है वीक में एक बार में या फिर मंथ में एक बार में। अब उन चीज़ों का बेनिफिट कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एवरीडे प्रिपेयर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और आपको पता ही है होटल में काम कितना ज़्यादा रहता है। बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है कि उसकी जो एडवांटेज है वो क्या हो सकती हैं। एडवांटेजेस की ये है कि बहुत ही सिंपल है, क्विक टू प्रोड्यूस है, कि आपको वीक में किसी भी एक दिन बैठ के आपको प्रिपेयर कर लेना है एंड उसके बाद में आपको प्रेजेंट कर देना है। बहुत एक सिंपल इंडिकेशन होता है कि जनरल परफॉर्मेंस क्या है यूनिट की, एक पर्टिकुलर एक डिश की क्या मतलब परफॉर्मेंस रही है वीक में या फिर मंथ में, कि उसकी कितनी सेलिंग हुई है, लोगों को कितनी पसंद आई है वो। तो ये सब जो वीकली मंथली रिपोर्ट बनती है फूड कॉस्टिंग की, ये उसमें आती है। अब ये तो बात हो गई इसकी एडवांटेज की, अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज की। अब डिसएडवांटेज की बात यह कि ये 28 डेज़ में बनती है या फिर 7 डेज़ में बनती है, तो उसमें हम एक जो एक्चुअल डाटा जो हमें चाहिए होता है वो हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं, और जो एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है कि फूड कॉस्ट हाई है, कम है, करेक्शन की ज़रूरत है, जो ट्रेंड्स चले हुए हैं अनडिज़ायरेबल, यानी कि कुछ फेस्टिवल चल रहे हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं साइड वाले वो कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं सेम डिशेस में, तो उन सब चीज़ों को हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है जो कि हमारी सेल को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होगा। और ये डेली की जो टू डू डेट इन्फॉर्मेशन है, परचेजिंग हमें कितनी चाहिए होगी, रिक्विजिशन कितने की करनी है, सेल्स कितने की हुई है, कि पर डे की जो एवरेज होती है ना वो हम नहीं निकाल पाते हैं। जो वीकली मंथली रिपोर्ट बनती है उनमें हम जो डेली का एनालिसिस होता है कि आज हमें रिक्वायरमेंट इतने की है, सेल इतने की हुई है, पर्टिकुलर डिश की इतनी सेलिंग हुई है और हम क्या क्या कर सकते हैं अब सेलिंग करने के लिए, तो वो चीज़ें हम एनालाइज डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है डेली फूड कॉस्ट रिपोर्ट। अब जो डेली फूड कॉस्ट रिपोर्ट है बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो ये सुटेबल होती है, ये मेथड जो वो सुटेबल है वो हर एक ऑपरेशन के लिए, चाहे कितना 3 स्टार 2 स्टार होटल है या फिर 5 स्टार होटल है, वो हर जगह पर एप्लीकेबल है। जहाँ पर आपको जस्टिफाई करना होता है कि आपकी आज आपने कितना सेव कर लिया है, पूरी डेली बेसिस की जो रिपोर्ट होती है वो प्रिपेयर होती है। इसको प्रिपेयर करना भी आसान है, सेम लाइक वीकली मंथली, उसको प्रिपेयर करना भी आसान है, और एक रीज़नेबल डिटेल अमाउंट देता है कि आपको बिजनेस डेज में डेली बेसिस में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि आपकी आज की सेल इतनी हुई है, इतना वेस्टेज हुआ है, इतने रिक्वायरमेंट की नीड है आपको, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की होती हैं।
अब जो डेली का जो स्टॉक लेवल है वो मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड करता है डेली की परचेजिंग कितनी होगी, डेली फूड रिक्विजिशन की हमें कितनी ज़रूरत है, डेली फूड सेल कितनी हुई है, और फूड कॉस्ट जो परसेंटेज होती है वो कैलकुलेट की जाती है। और ये डेली टू डेट टोटल कितना भी होगा कि रनिंग टोटल कितनी है हमारे पास में चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें अपडेट रखती है। यानी कि अब जो आप डेली रिपोर्ट बनाते हो उसमें आपको डेली हर चीज़ के बारे में पता रहेगा, आपकी परसेंटेज फूड की कितनी चल रही है, आपका वेस्टेज कितना चल रहा है, आपको आने वाले टाइम में किन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, वो डेली फूड कॉस्ट रिपोर्ट में अपडेट कर दी जाती है और उनके ऊपर एनालाइज किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है डिटेल्ड डेली फूड कॉस्ट रिपोर्ट। अब आप सोचोगे कि डेली फूड कॉस्ट रिपोर्ट तो थी सेकंड नंबर पे, तो थर्ड पे जो डिटेल डेली फूड कॉस्ट रिपोर्ट है वो क्यों आई है। अब देखिए मैंने उसकी आपको एडवांटेज बता दी है सेकंड नंबर वाली की जो थी, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको आज इतना स्टॉक चाहिए होगा, आज आपने इतना यूज़ कर लिया है, कल हमारे पास कितने लोग आएंगे, कितने का हाउस काउंट होगा, उनका आपको पता होता है। बट डेली फूड कॉस्ट जो सेकंड नंबर वाली है आपको उसकी डिसएडवांटेज नहीं पता है। उसमें आपकी जो एक्यूरेसी रहती है, लाइक टोटल की डेली परचेजिंग कितनी हुई है, डेली की रिक्विजिशन कितनी हुई है, प्रिपेयर करने में जितना कुछ हुआ हेविली एक्यूरेसी, आपका ट्रांसफ़र कितना हुआ है, इसमें आपकी सिर्फ फूड कॉस्ट की ही होती है। बट जो अदर डिपार्टमेंट में कि बार में पीनट्स चले गए हैं, लेमन चला गया, मिंट चला गया ड्रिंक्स बनाने के लिए, तो इसमें वो सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। किचन में कितना ट्रांसफ़र हुआ है बेवरेजेस का, स्प्राइट्स, बियर, ठीक है, वो स्पेसिफिक डिश के लिए कुकिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो इस सेकंड नंबर की डेली फूड कॉस्ट में नहीं होता है। इसीलिए थर्ड नंबर पे लिखा गया है डिटेल्ड, यानी कि हर एक चीज़ की डिटेल्ड डेली फूड कॉस्ट रिपोर्ट में अपडेटेड होती है। अब इसका जो एडवांटेज है वो क्या है। अब इसका एडवांटेज ये है कि जो भी फालतू की चीज़ें जो आपकी सेकंड पॉइंट की जो डिसएडवांटेज थी इसमें उन पे काम किया गया है, वो अब इसमें एडवांटेज हो गई हैं उसकी, कि जो भी फालतू की चीज़ें जाती हैं, लेमन, ऑरेंजेस, ऑलिव ऑयल, नट्स, वर्ड्स, सब कुछ सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी फूड कॉस्ट रिपोर्ट है वो एक बहुत अच्छी डीपली डिटेल्ड तरीके से प्रिपेयर हो जाती है, जो कि आपके पास प्रॉपर डाटा होता है आपको एनालाइज करने के लिए। एक्यूरेसी की जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास में एक्यूरेट डाटा रहेगा कि मेरा इतना अमाउंट, इतनी क्वांटिटी में मेरी चीज़ें उस आउटलेट में दी गई है, वहाँ पर गई हुई हैं। तो आपके पास में अगर रिकॉर्ड रहेगा, प्रॉपर डाटा रहेगा डेली बेसिस पे, वो बहुत सही है। अब इसकी डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। एडवांटेज तो हमारी हो गई है, अब इसकी डिसएडवांटेज की बातें ये हैं, आपको डेली प्रिपेयर करना पड़ता है, ऊपर से आपको टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऊपर से आपका जो दिमाग ख़राब रहेगा, आपको पता भी नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें मेरे दूसरे किसी आउटलेट में गई भी है या नहीं गई है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये सब चीज़ें। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल फूड कॉस्ट। अब जो पोटेंशियल फूड कॉस्ट है उसके 3 स्टेप्स होते हैं उसको मेजर करने के लिए। फर्स्ट होता है कि आपकी नंबर ऑफ पोर्शंस जो है वो कितने सोल्ड हुए हैं। एक सैम्पल वीक में एक आइटम को उठा लिया, उसके कितने पोर्शन उसके सेल हुए हैं, तो उस सेल को एनालाइज किया जाता है पोटेंशियल फूड कॉस्ट पर पोर्शन, कि उसका कितना गया है। एक तो ये तरीका हो गया। फिर आता सेकंड पॉइंट उसमें कि मल्टीप्लाई करना है सेम पोर्शन को जो एक्चुअली में सोल्ड हुआ है एक 1 वीक में, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है उसका कि फिर उसके बाद उसको डिवाइड करना होता है कि उस जो आपका पर्टिकुलर फूड आइटम सेल हुआ है उस पे जो टोटल फूड कॉस्ट जो लगाई गई है उसमें, यानी कि टोटल फूड कॉस्ट और टोटल फूड सेल के बीच का जो गैप है वो फाइंड आउट करना होता है। इसमें वो आती है आपकी पोटेंशियल फूड कॉस्ट। अब बात करते हैं फूड कंट्रोल चेकलिस्ट की। जो हमारे पास वेरियस चेकलिस्ट हैं वो है मेन्यू, परचेजिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड इशूइंग प्रोसीजर्स, फूड प्रोडक्शन, फूड सर्विस, फूड कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड चेकलिस्ट फॉर द स्मॉलर ऑपरेशन। नंबर 1 पे आता है आपका मेन्यू। बेसिकली जो फूड कंट्रोल यानी कि फूड कॉस्ट कंट्रोल चेकलिस्ट है वो क्या क्या हो सकती है। अब मैंने बताया कि आपने भारी भरकम आपने ऑर्डरिंग कर दी है लेकिन गेस्ट आपके पास उस हिसाब से आए नहीं हैं। अब वो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं।
मेन्यू होगा सबसे ज़्यादा। तो अब जो आपका मेन्यू है वो सूटेबल होना चाहिए, जो प्रेजेंट मार्केट सेगमेंट है आपका। अब आपने रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, वो आपके रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे ना खाना खाने। तो आपका जो मेन्यू है वो उस तरीके का होना चाहिए कि वो सबके लिए अफोर्डेबल हो, सबकी पॉकेट अलाउ करे कि नहीं भाई आज तो हमें रेस्टोरेंट में खाना खा के आना है। अब करंट में ट्रेंडिंग क्या चल रही है खाने को लेके। अब दिवाली पे क्या होता है कि आप सोचो, फेस्टिवल भी बहुत मैटर करता है आपके करंट के जो ट्रेंड में फूड हैबिट्स क्या क्या है उस पर्टिकुलर चीज़ की। अब आप सोचो कि आप साउथ इंडियन का फूड आप नॉर्थ इंडियन में आके बेचोगे, आपको लगता है कि वो बिकेगा? नहीं बिकेगा वो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के पर्टिकुलर जो आपका एरिया है, जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आपका होटल है, वहाँ पर ईटिंग हैबिट्स क्या है लोगों की, वहाँ पे मार्केट में अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है खाने को लेके। तो ये चीज़ें आपके मेन्यू को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। आपको मेन्यू उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। मेन्यू आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, और ईयरली बेसिस पे आप उसको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसके प्राइसेस में ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आपको पता होगा कि कुछ गेस्ट को खाना पसंद है बट उसके प्राइस को लेके लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई मेन्यू की बात। नेक्स्ट बात करते हैं परचेजिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग और इशूइंग प्रोसीजर्स की। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही कवर करवा चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आप परचेजिंग कर रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और उसकी डिमांड कितनी है, हमारे मेन्यू में वो फूड आइटम्स कितने हैं। अब सोचो एवोकाडो की आपको ज़रूरत है 50 ग्राम की, आपके पास एक ही डिश है, सुशी है आपके पास में, बट आपने ऑर्डर कर दिया उसको 1 kg, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा महंगा होता है एवोकाडो, और आपकी फूड कॉस्टिंग एकदम से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, परचेजिंग ऑर्डर है वो आपको डेली ऑर्डर के हिसाब से बनाना चाहिए कि फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स है जो है वो आपको डेली बेसिस पे ऑर्डरिंग करनी चाहिए, ताकि वो गेस्ट को भी आप फ्रेश सर्व कर सकते हो और आपके पास में भी आपको ज़्यादा दिक्कत ना देखनी पड़े कि आपको स्टोरिंग के लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ख़राब हो रही है, स्टोर नहीं कर पा रहे हो आप अच्छे से, टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और जो आप परचेज़ कर रहे हो आपका सप्लायर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं आपको गली सड़ी सब्जियां सप्लाई कर रहा है और आप उन्हीं से प्रिपरेशन कर रहे हो कि यार चलो नहीं कोई बात नहीं, आज यही है, आज इसी से प्रिपरेशन कर लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी डिलीवरीज़ हैं टाइम टेबल्ड, जब भी पॉसिबल होता है क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी रिसीविंग और स्टोरिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर आपको चेक करना होता है आपकी जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो दोनों की दोनों अच्छी होनी चाहिए। आपके पास जो डिलीवरी रिकॉर्ड जो होता है उसके लिए आपको प्रिपेयर जो बुक्स होती हैं, वो प्रिपेयर जो रिकॉर्ड होता है, रिपोर्ट्स होती है, वो मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट आता है आपका फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फूड कॉस्टिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उधर ही मैटर करती है। उन लोगों के पास में प्रॉपर डाटा होना चाहिए कि आज हमारे पास इतने का गेस्ट की अराइवल है, इतने का हाउस काउंट है, तो उस हिसाब से वो अपनी फूड की प्रिपरेशन शुरू करें। आपके पास में मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए स्टैंडर्ड रेसिपीज़ का। आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। स्टैंडर्ड जो रेसिपीज़ बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई गई है, पोर्शन को लेके, टेम्परेचर को लेके, क्वांटिटी को लेके। वो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेसिपीज़ जो होती हैं वो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। तो जब भी आप कोई भी डिश प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड रेसिपीज़ ही फॉलो करनी है, अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना अपनी साइड से। ठीक है, उसके बाद में एक एफिशिएंट शेड्यूलिंग होती है एक डिश को बनाने की, यानी कि एक शेड्यूल, एक टाइमिंग प्रॉपर, एक प्रोसीजर्स वो आपको फॉलो करना है कि एक डिश को प्रिपेयर होने में इतना टाइम लग जाएगा। तो आपको उस तरीके से बनानी हो चीज़ें, झटके में नहीं बनानी है, या फिर बना के ऐसे नहीं रख देनी कि सुबह बनाइए शाम को उसको बनाएंगे। ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं ऐसी चीज़ों में। स्टाफ मील कैसे जा रहा है, आपको उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इक्विपमेंट्स आपके रेगुलरली बेसिस पे उनकी मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। आपके फ्रायर्स हो गए, सोचो उनका फ्रायर्स का जो टेम्परेचर है वो आपका सही नहीं है, बट आप डिश प्रिपेयर करने में लगे हुए हो, ना टेस्ट आएगा, ऊपर से आपकी जो फूड कॉस्टिंग बढ़ेगी वो और अलग से होगी। ठीक है, देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट फूड सर्विस के बारे में। फूड सर्विस में भी अगेन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं कि आपको इतने टेम्परेचर पे सर्विस करनी है खाने की। उसके बाद में स्टैंडर्ड पोर्शन साइजेस भी मैटर करता है, और स्टैंडर्ड पोर्शन साइज इक्विपमेंट भी अवेलेबल होने चाहिए फूड सर्विस डिपार्टमेंट के पास में। और जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, स्वीट्स, कार्विंग ट्रॉलीज वगैरह होती हैं,
वो सब चीज़ें भी मैटर करती हैं कि आपके पास में जो आपका सर्वर है वो आपका एटलीस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपको कैसे सर्विस करनी है, पोर्शन साइज़ कितना देना है इंडिविजुअल को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फूड कंट्रोल प्रोसीजर्स के बारे में। फूड कंट्रोल प्रोसीजर्स बहुत सारे होते हैं। आपको चेक करना होता है आपका जो अर्थमेटिक पेपर वर्क है, फूड कंट्रोल प्रोसीजर्स के बारे में जो पेपर वर्क है वो आपको प्रॉपरली चेक करना होता है। आपको चेक करना होता है कि कितने डिस्काउंट किए गए हैं, चेक करेक्ट डिस्काउंट्स जो कि अलाउ किए गए वो ही दिया जाए। सपोज एक टीम लीडर को 10% डिस्काउंट ही देना अलाउ है, वो भी एक्सेप्शन है। ये नहीं है कि आपने हर किसी को उठा के अपने डिस्काउंट दे दिया, वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। रिपोर्ट्स डेली बेसिस पे चेक होनी चाहिए फूड कंट्रोल प्रोसीजर्स में। देन आपका जो एक फुल इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की जो रिपोर्ट है वो भी आपको प्रिपेयर करके रखनी है अपने फूड कंट्रोल प्रोसीजर्स में, जो कि उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंप्लीट फुल जो स्टॉक है वो भी आपका मेंटेन होना चाहिए। स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट्स होती हैं और अप टू डेट फूड कंट्रोल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आपको प्रिपेयर करके रखनी होती हैं। अब फूड कॉस्टिंग में ना बहुत सारी स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे लूप होल्स होते हैं कि वो सब क्यों चीज़ें बार बार हैपन्स हो जाती हैं, कि क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं। उनके रीजंस में आ सकता है क्या आपका इनएक्यूरेट पेपर वर्क है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे ही अपने अंदाजे से बना के रिपोर्ट्स रख दी साइड में फॉर्मेलिटी के लिए। इनएफिशिएंट स्टॉक टेकिंग हो सकता है। पुअर रेवेन्यू कंट्रोल हो सकता है कि हम लोगों ने मेन्यू क्या सेट किया होता है कि यार कोई बात नहीं, एक आध डिश होती है कि जिससे हमें 10 रुपये का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, एक डिश ऐसी कि जिससे हमें 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हमें मेन्यू उस हिसाब से बना के रखना पड़ता है ताकि हम अपना जो मार्केट सेगमेंट है, जो हमारा हर टाइप का गेस्ट है, उसके लिए हम ईजी बना सकें, उसके अंडर बजट में हो जो हमारे पास डिशेज़ हैं वो खाना। तो उसमें क्या होगा कि रेवेन्यू कंट्रोल की जो हमारा सर्वर है उसने अपसेलिंग ही सिर्फ उन चीज़ों की जिनसे हमें 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, उसने उस चीज़ की तो अपसेलिंग की नहीं जो 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है होटल को। तो वो सब चीज़ें आपकी आती है पुअर रेवेन्यू कंट्रोल में। फिर उसके बाद आता है पुअर मेन्यू, कि आपका मेन्यू जो वो है ही नहीं किसी चीज़ का, अट्रैक्टिव नहीं है, इमेजिनेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी पुअर परचेजिंग में है, इसमें फूड कंट्रोल प्रोसीजर्स का पार्ट है जहाँ पे लूप होल्स होते हैं। आपकी रिसीविंग अच्छी नहीं है, आपकी स्टोरिंग अच्छी नहीं है, जहाँ पर आपकी फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जा रही है। स्टैंडर्ड्स आपके फॉलो नहीं हो रहे हैं, स्टैंडर्ड रेसिपीज़ आपकी फॉलो नहीं हो रही, पोर्शंस आपके फॉलो नहीं हो रहे हैं, और जो स्टाफ है, मैनेजमेंट मील है, वो कैफेटेरिया में नहीं जाके खा रहे हैं, वो इधर ही रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो उनकी भी फूड कॉस्टिंग इसमें कैलकुलेट होती है। और लास्ट पॉइंट आता है आपका चेकलिस्ट फॉर द स्मॉलर ऑपरेशन, यानी कि जितनी भी चेकलिस्ट बनाई गई होती है आपकी फूड कंट्रोल्स में, उन सब चीज़ों को एनालाइज करना। अब वहाँ पे क्या होती है कि कोई भी अर्थमेटिक फिगर्स हैं, आपको फूड रिपोर्ट चेक करनी है, आपको स्टॉक रिपोर्ट चेक करनी है कि आपकी फूड रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर हो रखी है और स्टॉक रिपोर्ट कैसे हो रखी है। अगर आपको उसमें लगता है कि नहीं यार इसमें थोड़ा बहुत मुझे कुछ डाउट लग रहा है, तो आपको तुरंत उसको डीपली चेक करना है कि कहाँ पर आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है कि हाँ यार यहाँ पर दिक्कत मिल सकती है। उसके बाद आपको रीचेक सेल्स फिगर, जो जितने भी मील्स सर्व किए गए हैं उनको आपको चेक करना है कि वो क्योंकि एक मैनेजर का मील और एक ट्रेनी का मील उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आपको वो मील जो चेक होते हैं, उस मील के चेक जो होते हैं उनको भी आपको क्रॉस चेक करना है कि कहीं पर किसी को ज़्यादा सर्विस तो नहीं हो गई है, कि ट्रेनी ने कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं ले लिया खाने पीने को लेके। अनयूजुअल वेरिएंस में ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने पहले किसी ने महंगी डिश सर्व कर दी होगी, उसके बाद में फिर उसने चेंजेस किए होंगे, उस डिश में कैंसिल हो गया होगा, डिस्काउंट हो गया होगा, गेस्ट ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, खाना अच्छा नहीं लगा है, कोई वॉइड के उठी हुई है, तो ये सब चीज़ें भी क्रॉस चेक करने की ज़रूरत होती है। फिर आती है कि अनयूजुअल चेंजेस सेल्स मिक्स में। अब अनयूजुअल चेंजेस का मतलब क्या है सेल्स मिक्स में, कि किसी ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी है, उसके बाद में वो कैश में सेटल हो गई है, या फिर किसी ने बोल दिया कि खाने की कोई केओटी वॉइड कर दी है, कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो ये भी अनयूजुअल चेंजेस में काउंट होता है।
प्राइस और कॉस्टली फूड आइटम्स में भी अनयूजुअल चेंजेस के चांसेस रहते हैं। स्टोर रेफ्रिजरेटर को चेक करना होता है, वेस्ट बिन को चेक करना होता है कि कहीं ज़्यादा कटिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, प्रिपरेशन के टाइम पे स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स क्या है, अननेसेसरी वेस्टेज तो नहीं हो रही है, और जो स्टाफ के मील है उनको भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब सारी चीज़ें आती हैं हम चेकलिस्ट फॉर द स्मॉलर ऑपरेशंस के अंडर में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने अपनी साइड से बहुत कोशिश की है आपको लेक्चर समझाने की, बहुत अच्छे तरीके से मैंने ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आई नो कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं हिंदी में क्यों बता रही हूँ। मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि हर टाइप के स्टूडेंट के लिए वो ईजी हो जाए समझना, और हिंदी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी इंग्लिश है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको अच्छे से और गाइड करके बता सकती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेके आऊँगी वो है आपका बेवरेज कंट्रोल सिस्टम के ऊपर में। तो आप स्टे कनेक्ट विद मी, तो आपको अच्छे अच्छे लेक्चर आने का देखने का मौका मिलेगा। और आप लोग देखते नहीं हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता, इसलिए मैं वीडियो बहुत लेट लेके आती हूँ। तो कोई बात नहीं, रेगुलर में ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, तो बने रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।